सरकार का तीसरा और महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका है। वैसे तो तीनों ही अंग अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। न्यायपालिका का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों की व्याख्या करती है और कानूनों की व्याख्या करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। साथ ही कानूनों में अंतर्निहित अर्थ को समझाने का कार्य भी करती है और दंड का विधि सम्मत निर्धारण करने का कार्य भी न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका सरकार का एक ऐसा सक्षम अंग है जो कानून की वैधता, सार्थकता व उपादेयता के आधार पर वाद व विवादों का निर्धारण करता है। अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र मर्यादित शक्तियों वाला शासन होता है और शासन को इस प्रकार की मर्यादा में रखने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। न्यायपालिका केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों को उनकी निश्चित सीमाओं में रखने का कार्य करती है और यदि इनमें से कोई भी एक पक्ष संविधान द्वारा निश्चित सीमाओं का उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है तो न्यायपालिका उनके कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है। न्यायपालिका की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के नाम से भी पुकारा जाता है। अमेरिका में तो इस शक्ति के आधार पर न्यायपालिका ने बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है और अमेरिकी न्यायाधीश हूज ने कहा है कि अमेरिकी संविधान वैसा ही है जैसा कि न्यायाधीश चाहते हैं। यद्यपि भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत न्यायपालिका को अमेरिकी व्यवस्था जितना अधिक महत्वपूर्ण स्थान तो प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी सभी शासन व्यवस्थाओं में न्यायपालिका की स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब है न्याय विभाग के या न्यायपालिका के प्रमुख कार्य। अभियोगों का निर्णय करना, कानूनों की व्याख्या करना, औचित्य के आधार पर कानून निर्माण करना, व्यक्ति स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा करना, घोषणात्मक निर्णय प्रदान करना, संविधान की रक्षा करना और परामर्श संबंधी कार्य तथा अन्य कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं। अन्य कार्यों में जैसे न्यायालय को प्रतिबंधात्मक आदेश देने का अधिकार होता है। वे किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कह सकते हैं कि जब तक उनके द्वारा अभियोग की पूरी जांच न हो अथवा निर्णय न हो तब तक वे इस संबंध में कोई कार्य न करें और यदि उसके आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो यह न्यायालय का अपमान माना जाता है। न्यायालय द्वारा कुछ विभागीय अथवा प्रशासनिक कार्य भी किया जाता है, जैसे लिपिकों की नियुक्ति है या निचली अदालतों का निरीक्षण करना है आदि। इसके अलावा कई प्रकार के कार्य भी न्यायालयों के द्वारा किए जाते हैं। अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना, विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना, नागरिक विवाह की स्वीकृति देना, अल्पसंख्यकों के संरक्षक और संपत्ति के प्रबंधकर्ता की नियुक्ति करना, किसी वसीयतनामा को प्रमाणित करने का आज्ञा पत्र जारी करना आदि आदि। अब अपने को सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्ष एवं पारदर्शी स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसी से ही लोकतंत्र की रक्षा की जाती है। न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। न्याय की रक्षा हेतु भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। संविधान की रक्षा हेतु भी और नागरिक अधिकार जो होते हैं उनकी रक्षा के लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। लेकिन ये स्वतंत्रता को हम बनाए कैसे रखेंगे, क्या उपाय हो सकते हैं? तो इसके उपाय के लिए है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का ढंग है, पहली बात तो वो कि किसके द्वारा हो जाए। तो न्यायपालिका की जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति के संबंध में 3 विधियाँ प्रचलित है: जनता द्वारा, व्यवस्थापिका द्वारा और कार्यपालिका द्वारा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो सबसे जो उचित है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए उनकी नियुक्ति
न्यायिक योग्यता वाले व्यक्तियों के परामर्श के आधार पर कार्यपालिका द्वारा ही की जानी चाहिए और भारत में यही पद्धति प्रचलित है। दूसरी बात कि इनकी अवधि जो है, पदावधि जो है वो लंबी की जाए। तीसरा, इसके पद की सुरक्षा की गारंटी ली जाए। चौथा, न्यायाधीशों के जो वेतन हैं वो पर्याप्त वेतन दिया जाए। फिर है नागरिकों की, न्यायाधीशों की जो योग्यता है वो भी कुशलता और निष्पक्षता की गारंटी लेता हो और अवकाश प्राप्ति के बाद उनको वकालत करने पर रोक लगा दी जाए और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए। इन सब के कारणों से ही हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं। अब आती है बात कि आज के युग में न्यायपालिका की आधुनिक प्रवृत्तियां क्या हैं। तो इसकी आधुनिक प्रवृत्तियों में दो बात प्रमुख है, दो प्रवृत्तियां हमें दृष्टिगोचर होती है। पहला तो है न्यायिक पुनरावलोकन और दूसरा है जनहित अभियोग और न्यायिक सक्रियता। न्यायिक पुनरावलोकन से हमारा अभिप्राय है कि न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय तथा इस कार्य के लिए संविधान द्वारा अधिकृत अन्य न्यायालयों द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा की व्यवस्था से है। यदि संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया जाता है, निश्चित सीमाओं के बाहर या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो संघीय व्यवस्थापिका या राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित ऐसे कोई भी कानून, कोई भी विधि या कोई भी कार्य को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है और इसे अवैधानिक घोषित करने का जो कार्य है वह न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। दूसरा है हमारा जनहित अभियोग और न्यायिक सक्रियता। जनहित अभियोग और न्यायिक सक्रियता यह भारत की न्यायिक व्यवस्था की एक विशेष प्रवृत्ति है जो लगभग 1.5 दशक से प्रचलित है। जनहित अभियोग का आशय यह है कि पीड़ित पक्ष की ओर से जनहित में किसी अन्य व्यक्ति या समुदाय द्वारा भी न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत में 1980 के बाद से ही और विशेषतः 1994 और 6 के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने जनहित अभियोग और न्यायिक सक्रियता के आधार पर समस्त राजनीतिक व्यवस्था में पहले से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर ली है। अपनी इस भूमिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय और इन न्यायालयों ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों को अपना कार्य ठीक ढंग से करने के निर्देश दिए हैं और इस बात का प्रतिपादन किया है कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून उससे ऊपर है, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता तथा सरकारी एजेंसी को अपना कार्य निष्पक्षता के साथ करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में प्रधानमंत्री को निर्देश दिया कि वे कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद को हल करने के लिए प्रयत्न करें। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई न्यायिक सक्रियता की इस स्थिति की कुछ पक्षों द्वारा आलोचना भी की गई है, लेकिन इस प्रसंग में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विधायिका और कार्यपालिका अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रही और इसी कारण न्यायपालिका को न्यायिक सक्रियता की स्थिति अपनानी पड़ी। आज की परिस्थितियों में भारत में न्यायिक सक्रियता शासन की अक्षमता तथा साथ ही मनमाने और भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाने के लिए एक अच्छा साधन सिद्ध हो रही है।